हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल ते आदाब ते नमस्कार ते वनकम। आ गया ਤੁਹਾਡਾ अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। जी हाँ, आज से एक डेढ़ महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीने एक जिंदगी नरक बनने वाली है और जिंदगी नरक बन चुकी है। भारत में हर तरफ फीवर 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 फीवर, और उसमें डेंगू भी इतना फैला हुआ है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और जब फीवर आता है सिम्टम सबके मिले जुले होते हैं। आज मैं आपको पहले ही बता दूं, आज का टॉपिक ये है कि प्लेटलेट की इस डेंगू के, आज टॉपिक डेंगू फीवर है। डेंगू में तीसरा दिन या चौथा दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, और 3 से 7 दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है डेंगू फीवर में। इसी तरह से कोविड में मैंने आपको बताया था कौन सा दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे आइसोलेशन की कहानियां थी, यहाँ पे प्लेटलेट कम होने की कहानियां हैं। डेंगू फीवर, एक तो ये मैंने बताना है कि आपको कि ये दिन क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कितने प्लेटलेट कम हो जाएं कि जिससे जिंदगी खतरे में आ जाती है, कितने प्लेटलेट पे प्लेटलेट चढ़ाना चाहिए, ब्लड देना चाहिए। ठीक है, पहले ये बता दूं कि डेंगू में कोई जरूरी नहीं होता कि ब्लड ही देना, प्लेटलेट ही चढ़ाना पड़ेगा। आपको ब्लड भी देना पड़ सकता है अगर हीमोग्लोबिन कम है, आपको प्लाज्मा भी देना पड़ सकता है अगर उसका क्लॉटिंग मैकेनिज्म डिफेक्टेड है, पीटीआईएनआर बढ़ा हुआ है, तो बड़ी सारी चीजें होती हैं। चलिए शुरू करते हैं डेंगू फीवर से। देखो, फीवर के सिम्टम तो आजकल सबके बराबर ही हैं कि एक चीज होती है जहां गला खराब है वहां से पता चल जाता है कि इसको तो फ्लू है, ये तो अलग कहानी होगी। लेकिन जहां बुखार आ रहा है और उल्टी लगी हुई है, पेट में दर्द है और ठंड लग रही है, जोड़ों में दर्द है, बॉडी एक बहुत है, वीकनेस बहुत है, तो ये सिम्टम कहीं ना कहीं चिकनगुनिया डेंगू की तरफ इशारा करते हैं। मैंने पहले भी बताया था चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द बहुत ज्यादा होता है और इसमें बॉडी एक ज्यादा होता है डेंगू में। अब सबसे पहले टेस्ट दूसरे दिन जरूर करा लें, दूसरे या तीसरे दिन, क्योंकि NS1 एंटीजन नाम का एक टेस्ट शुरू में ही पॉजिटिव आ जाता है। NS1 एंटीजन और CBC, ये 2 टेस्ट जरूर कराएं, और तीसरा LFT। मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 3 टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि लीवर पे असर करता है डेंगू और या डेंगू एक ही बात है, और दूसरा CBC जिसमें आप पूरी कंप्लीट पिक्चर देख सकते हो, हीमोग्लोबिन, TLC, DLC, प्लेटलेट काउंट। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, NS1 एंटीजन, जो बताता है कि इसको डेंगू है या नहीं है। कई बार फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव भी रिजल्ट आ जाते हैं, और कई बार अगर आप लेट कराओगे तो NS1 एंटीजन नेगेटिव आ जाता है। एक हफ्ते बाद फिर डेंगू सीरोलॉजी नाम का एक टेस्ट होता है जो कि पॉजिटिव आता है, डेंगू IgM, डेंगू IgG। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक यही है कि आखिर मेन जो कॉम्प्लिकेशन होती है डेंगू में वो होती है प्लेटलेट काउंट का कम हो जाना, नंबर 1, या बीपी का कम हो जाना, या पेट में पानी भर जाना। बीपी का कम हो जाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम बोलते हैं, वो सबसे खतरनाक होता है। कई बार पेट में, लंग्स में पानी भर जाता है जिसको हम सीरोसाइटिस बोलते हैं, पॉलीसीरोसाइटिस। लेकिन जो सबसे खतरनाक एक और कॉम्प्लिकेशन है वो होती है प्लेटलेट काउंट का कम हो जाना। नॉर्मली प्लेटलेट काउंट 150 1.5 लाख से ऊपर होती है पर क्यूबिक mm। अगर ये प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम हो जाए तो इसको बोलते हैं सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब कि जरूरत से ज्यादा लो हो गई है, तो प्लेटलेट चढ़ाना पड़ सकता है। अगर 21,000 से 40,000 तक है तो मॉडरेट है। यहाँ पे प्लेटलेट देना या ना देना डिपेंड करता है कि क्या पेशेंट, अब एक पेशेंट बूढ़े हैं, ओल्ड एज है, उनको और मल्टीपल प्रॉब्लम है या उनको और ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां पे देना पड़ सकता है इस मॉडरेट में भी। लेकिन जनरली 20,000 से नीचे प्लेटलेट आती हैं तब हम प्लेटलेट देते हैं। आज मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसमें बता रहा हूं कि कई डॉक्टर बहुत ओवर एंथुजियास्टिक बन जाते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, प्लेटलेट काउंट भले ही 15,000 हो, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। सर, आप क्या जिम्मेदारी लोगे पेशेंट की कि इसको कुछ नहीं होगा? आप इतने ओवर एंथुजियास्टिक क्यों हो जाते? क्या इसमें भी कोई करप्शन है? क्या आप चाहते हैं कि पेशेंट को मैं 5-7 दिन लेटाए रखूं? सर मत रिस्क लो। पेशेंट को ये सोच के ट्रीट करना चाहिए कि अगर आपके बच्चे को ये होगा तो आप क्या करोगे। जब आप ये मन में सोच लेते हो ना कि मेरे बेटे को या मेरी बेटी को अगर डेंगू होगा तब मैं क्या करूंगा, तो वही ट्रीटमेंट आप पेशेंट के साथ सोचो। अगर आपके बेटे का प्लेटलेट काउंट 15,000 पे आ जाता है तो क्या आप नहीं चढ़ाओगे उसको? चढ़ाओगे। तो यही सोचो पेशेंट के बारे में भी। ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर ड्रामा, ओवर ये सब चीजें करना बंद कर दो। और आप पेशेंट को बोलूंगा कि क्या क्या ध्यान रखना है कि आपके प्लेटलेट कम होने में क्या क्या ब्लीडिंग हो सकती है। आपके गम में से ब्लीड हो सकती है, माउथ में से, आपकी स्किन में काले काले धब्बे पड़ सकते हैं, आपका स्टूल में कलर चेंज हो सकता है, ब्लैक कलर का स्टूल आ सकता है, यूरिन ब्लैक आ सकता है, थकान बहुत ज्यादा हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है। तो ये सिम्टम होते हैं प्लेटलेट काउंट कम होने के। तो 20,000 से कम है तो देना ही देना है।
कोई, और प्लेलेट दो तरह का दिया जाता है, कंसंट्रेट जो बच्चा प्लेलेट जिसको बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, एक जंबो प्लेलेट जो एफेरेसिस, ब्लड डोनर देना पड़ता है, डोनर चेक की जरूरत होती है, सेम ब्लड ग्रुप वाले बंदे की जरूरत होती है। और कोशिश करें कि सेम ब्लड ग्रुप वाला बंदा आपकी फैमिली का ना हो, क्योंकि उसमें कई बार रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ब्लड डोनेट करा रहे हैं, प्लेलेट दे रहे हैं, तो कोशिश करें कोई थोड़ा दूर का रिश्तेदार हो या अननोन पर्सन हो, उसका सैंपल मिल जाए, उसका ब्लड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग प्रिवेंटिव दे देते हैं कि 50,000 प्लेलेट काउंट है जी, चढ़ा दो, कोई बात नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। बच्चों में देखा गया कि अननेसेसरी प्लेलेट ट्रांसफ्यूजन करने से कई बार पल्मोनरी इडीमा में पेशेंट चला गया, फ्लूइड ओवरलोड में चला गया। तो जबरदस्ती भी मत दें। तो दोनों चीजें हैं, एक तो जरूरत से ज्यादा एंथुजियास्टिक ना बने, बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत बड़ा क्लिनिशियन ना समझे तो बेटर होगा, थोड़ा सेफर साइड में रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? आज एक लैब 15,000 दे रही है, हो सकता है उसका 10,000 हो, इतने वेरिएशन आ जाता है लैब टू लैब में, फिर आप क्या करोगे? और एक बार ब्लीड हो जाए तो फिर रोक पाना भी बहुत मुश्किल होता है, मैं आपको बता दूं। तो 20,000 से कम अगर प्लेलेट आ रहा है तो प्लेलेट दे देनी चाहिए। अगर उसका पीटीएनआर गड़बड़ है तो उसको प्लाज्मा दे देना चाहिए। उसका हीमोग्लोबिन 8 से कम है तो उसको ब्लड भी दे देना चाहिए। चलिए, अब 3 से 7 दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीसरा दिन ऐसा होता है जहां प्लेलेट काउंट कम होना शुरू होती है, और ये चक्र चलता है 3 से 7 दिन तक। इसीलिए मैंने बोला ये 3 से 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और फिर जाके रिकवरी शुरू होती है 8वें 9वें दिन, और 10वें 11वें दिन तक जाके पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो शुरू के और टोटल जो रिकवरी है, मुझे लगता है कि टोटल रिकवरी में कम से कम 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक लग जाते हैं, और 3 से 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार पेशेंट ठीक हो जाता है, फीवर ठीक हो गया, वो कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वो काम पे चला जाता है बिना टेस्ट वेस्ट कराए। कई लोग तो टेस्ट ही नहीं कराते हैं, क्या करना है टेस्ट करा के, डॉक्टरों का सब धंधा बनाया हुआ है। मेरे अपनी फैमिली में ऐसे लोग हैं, मैं उनको भी आज सुनेंगे वीडियो सोच रहे होंगे ये तो भाई अपने बारे में ही बता रहे हैं, कराते ही नहीं, फिर हॉस्पिटल सीधा पहुंच जाते हैं। तो इसलिए तीसरे दिन पे सीबीसी NS1 एंटीजन जरूर करा रहे हैं, LFT में पहले ही बता चुका हूं, और 3 से 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, अब इससे और कोई पेन किलर नहीं खाना है, ये बार बार बोल रहा हूं। ट्रीटमेंट क्या है? पानी खूब पीजिएगा, रेस्ट करिएगा, जितना लिक्विड लेंगे उतना अच्छा, नारियल पानी ले लें, और जो लिक्विड है नींबू पानी, ये सब लेते रहें हैं। और अब यहाँ पे एक बात मैं और बताऊं कि कुछ लोग कहते हैं कि पपीते के पत्ते का जूस पिलाएं, और कोई कहता है गिलोय लें। कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, मैं पहले बता दूं, आयुर्वेद में लिखा हुआ है, लेकिन कोई हमारे पास कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर आपका पेशेंट टॉयलेट कर सकता है, उसको उल्टी उल्टी नहीं आ रही है, या ऐसे जूसेस को पी के उसको नौजिया नहीं हो रहा, तो आप दे सकते हैं, कोई हार्म नहीं मुझे नजर आता है। ठीक है। और जो विटामिन है, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस लोगों को विटामिन B12 की कमी होती है उनमें प्लेलेट और ज्यादा कम हो जाते हैं, इसलिए आयरन, विटामिन C, जो ऐसे फूड हैं जिसमें ये सब हो तो जरूर देने चाहिए, और विटामिन B12 भी टेस्ट करा लेना चाहिए। कोई इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, कूल्हे में, बाजू में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं देने चाहिए अगर प्लेलेट काउंट कम हो, नहीं तो वहां पे वो बन सकता है, हिमेटोमा बन सकता है। ठीक है। और लीवर पे असर होता है, इसीलिए डाइट में थोड़ा हल्का फुल्का खिचड़ी दलिया वगैरह दें। पानी खूब पिलाएं, सबसे अच्छा पानी ही है, मैं सच बता रहा हूं, पानी खूब पिलाएं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, पानी तो जरूर पिलाएं। और तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सब कुछ बता दिया, फिर भी फल बता देता हूँ कौन कौन से हैं जो काम आ सकते हैं आपके, जिसमें विटामिन C होता है। वो सारे जैसे खट्टे संतरा है, मौसमी है, कीवी है ना। और उसके अलावा पालक दें, पालक में आयरन खूब होता है, विटामिन K होता है, तो विटामिन K ब्लीडिंग को रोकता है ना। व्हीट ग्रास का जूस बताया गया है कि ये भी काफी काम आता है। पपाया लीव्स में बताते हैं कि एसिटोजेन और फ्लेवोनाइड्स, कैरोटीन होता है जो कि प्लेलेट काउंट को बढ़ा सकता है, पपाया लीव्स। तो अगर पपाया लीव्स देनी है, पपीते की पत्तियां देनी है, तो उसको उबाल लें और 1 कप सुबह 1 कप शाम को ले लें, पानी में डाल के उबाल लें। तो चलिए, और मेथी का दाना ये भी बताया जाता है कि काम आ सकता है। चलिए, ये तो आयुर्वेदा वाले बताते ही रहेंगे आपको, आप वहां से भी नोट कर सकते हो। मेरा काम सिर्फ आज ये था कि आपको ये बताना कि ये 3 से 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और डॉक्टर कई बार इसमें करप्शन भी है कि डॉक्टर आपको लिटाए रखे और रोज चेक कराता रहे और दे ही ना कि नहीं अभी ठीक चल रहा है, अभी 2 दिन रुको, अभी 4 दिन रुको। मैं फिर बोलूंगा, पेशेंट को उस से ट्रीट करें जैसे आप अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं। ये सोच के अगर करोगे ना भाई, कभी गलती नहीं करोगे। और अपने बच्चे का इलाज करने में कई बार इंसान थोड़ा सा हिल जाता है, इमोशनल हो जाता है, ये बात फैक्ट है। अपने बच्चों का इलाज कर पाना आसान नहीं होता, अपनी फैमिली का इलाज कर पाना उतना आसान नहीं हो जाता। हमें अपनी इमोशंस को अलग रखना पड़ता है, अपने ट्रीटमेंट को अलग रखना पड़ता है, और स्ट्रांग बनना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। आप भी स्ट्रांग बनिए, और डॉक्टर्स को बोलूंगा
कि भाई पेन किलर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आपको भी बोलूंगा गलती से भी पेन किलर ना खा लें। मेफिनेमिक एसिड मेफ्टाल भी एक पेन किलर है। बिना सीबीसी NS1 एंटीजन का पेन किलर ना लें, ये आपके प्लेटलेट काउंट को और ड्रॉप कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। अचानक याद आ गया।